ma'am, here we are, you know, and there's still thoda confusion, and I don't know where it's coming from. The PM has said in Parliament, I guarantee that this is mathematics. 50% seats go up for everyone, 33% seats for women. When asked about caste census, the Home Minister has qualified that yes, we will do the caste census also. We'll do all of these things. Phir bhi there is some north-south divide. There is somebody asking for minority quotas within the quota. What do you think is going on? Is the mathematics just not plain obvious? So firstly, I must congratulate Honorable Prime Minister Narendra Ji Modi for giving this opportunity for women in India, because this is the historical decision which is going to happen in the leadership of Prime Minister Narendra Ji Modi. लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये जो झगड़ा किया जा रहा है, बता रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। और मैंने ट्वीट देखा आदरणीय चिदम्बरम जी का, जो अर्थ मंत्री रह चुके हैं, मतलब इनका मैथमेटिक्स इतना कैसे गलत हो सकता है ये मुझे पता नहीं चला। एक जगह विपक्ष के लोग ये बोलते हैं, ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। अगर जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन होता है तो उनका ये कहना है कि एक जगह वो बोलते हैं कि 2011 के जनसंख्या के आधार पर करना है, एक जगह वो बोलते हैं कि होने दीजिए 2026 का सेंसस होने दीजिए, उसके बाद डिलिमिटेशन हो जाएगा। लेकिन जिस मुद्दे को वो बार बार दोहरा रहे हैं, साउथ और नॉर्थ का बोल रहे हैं, और बैलेंस ऑफ मतलब नॉर्दर्न एंड साउदर्न वोट्स, तो इस बारे में अगर सही सोच अगर रखी है तो इस बिल में रखी है। अगर उत्तर प्रदेश का कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट करंट सिचुएशन में है। 2011 का भी अगर सेंसस मध्य रखते हैं नज़र में तो सीट्स बन जाएगी 135, लेकिन हम 50% सीटें बढ़ाकर 120 कर रहे हैं। अगर केरल का मुद्दा लिया जाए तो केरल में आज है 20 सीट्स। अगर 2011 का सेंसस लेते हैं तो उनकी सीट्स बढ़कर हो जाएंगी 23, लेकिन आज जो 50% का फॉर्मूला हम what formula we are using, the seats will raise up to 30 parliamentarians. तमिलनाडु का मुद्दा लिया जाए तो 39 सीट्स वहाँ हैं। 2011 सेंसस के अनुसार 49 सीट्स बन जाएगी, लेकिन ये फॉर्मूला के अनुसार 59 बनती है। आंध्र प्रदेश के 25 सीट्स है जो 37 बनेंगे अपने फॉर्मूला के अनुसार, अन्यथा 2011 के अनुसार वो 33 बन सकते हैं। तो मतलब ज़्यादा फायदा उनको इस फॉर्मूला से हो रहा है या जनसंख्या के आधार पर हो रहा है। So why is MK Stalin sitting in Chennai and burning the bill? काला झंडा क्यों कर रहे हैं? ये गणित तो बिल्कुल इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स, पर क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये पूरा मतलब जिस चीज को राजनीति को मद्देनजर न रखते हुए करना चाहिए, इसमें अपने महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए, भारत की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। जो चीज़ 1931 से लेकर सरोजिनी नायडू का मैंने एक बार पढ़ा था कि उन्होंने भी ब्रिटिश कार्यकाल में ये मुद्दा उठाया था कि वीमेन रिजर्वेशन होना चाहिए, तो तब से लेकर लगातार ये मुद्दा चलता आ रहा है। देवेगौड़ा जी के सरकार ने दिया, फिर अटल जी के सरकार ने भी दिया था, मनमोहन सिंह जी के सरकार ने भी दिया था। तो ऐसे ही बार बार ये मुद्दा लगातार आ रहा है और वापस जा रहा है। तो ऐसे मुद्दे को अगर हम पारित करने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स करके साउथ बैलेंस नॉर्थ बैलेंस करके कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी मुद्दा काला झंडा दिखाने का होता ही नहीं है। तो फिर भी वो कर रहे हैं तो वो राजनीति कर रहे हैं। विरोध करना उनकी नियत है, दूसरी आलोचना मैडम मोदी जी को अपोज करना उनकी नियत है। दूसरी आलोचना ये है कि गौरव गोगोई बोले जेरी मैंडरिंग, कि जब डिलिमिटेशन होगा आप जो कंस्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज हैं वो ऐसे खींचेंगे कि आपको उसमें से कास्ट या कोई कम्युनल बेनिफिट मिलेगा, कि आपने असम में ऐसा कर दिया है, जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कर दिया है। ये जो कह रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंसी खींचना डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज में ये आपका हाथ होगा, इसका क्या जवाब देना है?
आज जो डिलिमिटेशन आसाम में है वो उनके कार्यकाल में बनाया गया है। 71 में जो जन सेंसस हुआ, उसके बाद 72 में डिलिमिटेशन हुआ, जो आज तक मतलब 81 में सेंसस हुआ, 91 में सेंसस हुआ, फिर भी डिलिमिटेशन नहीं हो पाया क्योंकि 76 का ये स्थगन प्रस्ताव था, उसके बाद 2001 का स्थगन प्रस्ताव था। तो आज जो जनसंख्या के आज जो डिलिमिटेशन है आसाम में, आसाम की बात वो कर रहे थे, मैंने भी सुना उनका, तो वो बोल रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि 11 लाख का वहाँ का वोटर संख्या है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि 26 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है वोटर्स संख्या। तो एक जगह वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों मतलब उनके समय में ही जो डिलिमिटेशन किया है उसमें से ये निकला हुआ परिणाम है। तो क्या वो बदलना नहीं चाहेंगे? आज शहरें बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, स्थलांतरित लोग आ रहे हैं, तो ऐसे समय में क्या उस जगह का लिमिटेशन करके 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं बन सकती? तो इसलिए हम जो करने जा रहे हैं वही वो बोल रहे हैं, लेकिन अपोज कर रहे हैं, मतलब उनका कॉन्ट्राडिक्ट वही कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, किसी ने ऐसा भी कहा कि नहीं, प्लीज फिनिश, खत्म कर लीजिए, फिनिश योर थॉट। हाँ, उन्होंने किसी ने ऐसे भी मांग की कि मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण लेना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है नहीं। SC/ST का जो प्रावधान है आरक्षण का, वो महिलाओं के आरक्षण में समानुपाती प्रादुर्भाव से लागू किया जाएगा, तो उसमें आपत्ति करने लायक उनके पास कोई भी मुद्दा मेरा यही सवाल नहीं होना है, था। सो आई विल आस्क यू वन मोर बिफोर वी लीव। एक जो लास्ट है कि जी 543 सीट्स हैं, इसी के अंदर 1/3 कर लो, क्यों सीट्स बढ़ाने की जरूरत क्या है? 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो 543 में 33% अगर महिला रिजर्वेशन देते हैं तो उनमें बहुत सारे ऐसे पुरुष नेताओं को भी सफ़र करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात कि अब जनसंख्या 2026 में आज हम बैठे हैं तो जनसंख्या 140 करोड़ की हो चुकी है, जैसे कि गोगोई ने ही कहा, और हम भी देखते हैं अलग अलग जगह। मैं पुणे से आती हूँ, पुणे में भी इतना बड़ा सिटी है और सिटी के लिए एक यह है, अलग अलग गांव खेड़ों में भी एक MP है, उनकी जनसंख्या बढ़ गई है। तो 5 करोड़ का जो निधि का प्रावधान है इतने बड़े क्षेत्र में, उसका लाभ कैसे देंगे? आज मैंने सुना कि डॉक्टर अमोल कोल्हे जी मराठी में बात कर रहे थे इसमें लोकसभा में, तो मैंने उनका भी भाषण सुना। उन्होंने कहा कि रुमाल दिया जाता है और कहा जाता है कि कोट बना दो उससे। अरे इसीलिए ना कि आपकी जनसंख्या ज़्यादा है और निधि का प्रावधान, आपको बजट कम दिया जा रहा है, तो अगर हम उसका डिवाइड करके कम संख्या वाला आपको क्षेत्र दे देंगे तो ज़्यादा न्याय आपको भी आप भी जनता को दे पाएंगे और महिला भी दे पाएगी, जो 33% महिला आती है। और 17% मतलब 50%, मैं कंप्लीट करती हूँ, 50% अगर सीटें बढ़ा रहे हैं और 33% अगर महिलाओं को आप दे, तो 17% पुरुषों की संख्या बढ़ नहीं गई क्या? तो 17% संख्या पुरुषों की भी, मतलब ओपन सीट की, पुरुषों की नहीं कहते उसे, कि उसमें कोई भी खड़ा रह सकता है चुनाव के लिए, तो 17% संख्या ऐसी भी हो जाती है जो ओपन जनरल हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा न्याय मिल पाएगा इससे। You know, I remember this during It's a win-win. The reservation debate in higher education. The number of seats in universities in India was increased by 50%, okay, in order to provide for OBC reservation, which means general category seats remained the same and the OBCs got reservation in higher education. It was meant to be a win-win. In the end, India just needs more representation, and I repeat, the same argument was given to me when I was in school, that we need to create Uttarakhand, we need to create Chhattisgarh, we need to create Jharkhand, because we need to have smaller administrative units. Now we are being told no, but we don't need more MPs. We need more chief ministers, but we don't need more MPs. It doesn't make sense. Obviously we do. Medha Kulkarni ji, thank you for joining us. It's pretty straightforward maths. It's pretty straightforward. So let me pick up this larger conversation. Mithali, with on the conversation. Mithali, I know there is an advantage of having a clear political mandate and numbers in parliament, and Narendra Modi has benefited from that.